हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संहिता का शरक का पूर्वार्ध का एक क्लास लेंगे। उसमें मैं आज का टॉपिक रख रहा हूँ दश प्राणायतन। चरकाचार्य जी ने संहिता लिखते वक्त वैद्य को 10 प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। ये 10 प्राणायाम कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको गिना देता हूँ। शंखौ मर्मत्रयम, कंठौ रक्तम शुक्रम जसी गुदम। कंठौ यानी दो, शंखौ यानी दो शंख प्रदेश, दो शंख प्रदेश, और मर्मत्रय यानी 3 मर्म। कौन से? शिर, हृदय और बस्ती, ऐसे 5 हो गए। फिर बोला है कंठ, सातवां बोला है रक्त, फिर है शुक्र, फिर ओज को बोला है 9वां, और 10वां है गुद। ऐसे ये 10 स्थान अपने शरीर के जिसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बताया है। इस बताने का चरकाचार्य जी का कुछ मकसद तो होगा, तो उन्होंने स्पेशली बताया है कि इस 10 स्थान में या 10 अंगों में अपने शरीर का प्राण पार्शियल प्रतिष्ठित रहता है। तो ऐसे कंडीशन में चिकित्सा करते वक्त इस 10 अंगों का नॉलेज होना, अनुभव होना वैद्य को बहुत ज़रूरी है। अब शंखौ यानी क्या? चरकाचार्य जी ने शंखौ बोला है, यानी शंख एक नहीं, शंखौ यानी 2। शंख यानी कान के ऊपर का जो पोर्शन है जिसको टेम्पोरल रीजन बोलते हैं, शंख प्रदेश बोलेंगे इसको। और इस प्रदेश में जो टेम्पोरल रीजन के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। इसलिए चरकाचार्य जी ने शंखो बोला है कि उसको एक नहीं गिना है, 2 गिना है। टेम्पोरल रीजन में अंदर जो सेरिब्रल होता है, ब्रेन के जो 2 पार्ट होते हैं, इसलिए 2 गिना है। क्यों? कि अगर एक पार्ट में आघात हो गया या ब्रेन के एक पार्ट में, राइट या लेफ्ट पार्ट में, अगर ब्रेन ब्लड का सप्लाई बराबर नहीं हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसके कारण ब्रेन में सेरिब्रल इन्फेक्शन हो सकता है या हेमरेज हो सकता है। तो एक पार्ट में अगर हो गया तो दूसरे पार्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पार्ट ढीला हो जाता है। जैसे राइट को हो गया तो लेफ्ट ढीला पड़ जाएगा, पैरालिटिक अटैक आ जाएगा, हाथ पैरों में एक्टिवनेस कम हो जाएगा। अगर राइट में हो गया तो लेफ्ट में आ जाएगा। दोनों में एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक पार्ट में ही अगर आघात हुआ है, एक पार्ट में ही अगर एबनॉर्मलिटी आई है, तो दूसरे पार्ट को होगा, पहले पार्ट को नहीं होगा। इसलिए चरकाचार्य जी ने उसको 2 गिना है। तो स्पेशली 2 गिनने का यही कारण है कि ये 2 पार्ट अलग अलग है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो ये जो 10 अंग बताया गया है चरकाचार्य ने, इनको सखोल अभ्यास वैद्य का रहना चाहिए। तीसरा है मर्मत्रय। मर्मत्रय यानी शिर, हृदय और बस्ती। तो पहले अपन लेंगे शिर। शिर में जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, सप्त कुंडलिनी, उसमें सहस्त्राकार चक्र बोला है शिर को। आप सब जानते हैं कि ये जो शिर का ऊपर का भाग है, इसमें अगर जोर से आघात हो गया तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है, या बहुत बड़ा आघात से आप मूर्छित भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ प्राण बसा होता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बोला है, जो वैद्य को नॉलेज रहना चाहिए। मर्मत्रय का दूसरा पार्ट है हृदय। हृदय यानी हार्ट। आप सब जानते हैं, बंदूक की गोली अगर हार्ट के ऊपर अंदर घुस गई तो वही प्राण हरण होना है या बहुत बड़ा नुकसान होना है। किसी ने जोर से हृदय के ऊपर मार दिया है, बहुत बड़ा आघात हो गया है, तब भी आपको वहीं मूर्छा आ सकती है, वहीं प्राण जा सकते हैं। इसलिए हृदय यानी हार्ट को मर्मस्थान बोला गया है, और वो मर्मस्थान का नॉलेज वैद्य को रहना चाहिए। ये 10 प्राणायतन में गिना गया है। 5वां है उदर। 5वां है बस्ती। बस्ती यानी गुद पार्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है। बस्ती अपन किस में देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में।
लार्ज इंटेस्टाइन यानी डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन और ट्रांसफर कोलन, यानी उधर का जो पोर्शन है, उधर के पोर्शन के आजू बाजू जो बस्ती क्रिया जहाँ बृहदांत्र में देते हैं, वो एरिया बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठित होता है कि वायु का पक्वाशय ही स्थान बोला गया है, और वहाँ वायु अगर वहाँ से पूरा का पूरा चला गया या वही कई जोर से आघात हो गया तो आपके प्राण हरण हो सकते हैं, वहाँ आपको बहुत बड़ी क्षति या बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए जो बस्ती पार्ट को भी चरकाचार्य जी ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए वैद्य को बोला गया है। छठवां है कंठ। कंठ यानी विशुद्ध चक्र। कंठ यानी गले का भाग, इसमें 2 थायराइड होते हैं। थायराइड यहीं बसा होता है, और कंठ स्थान में किसी ने आघात दे दिया, यहाँ किसी ने हल्का सा चाकू भी मार दिया तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और वहीं आपको मूर्छा आ जाएगी, वहीं आपके प्राण हरण हो सकते हैं। तो इस स्थान में भी अपने प्राण बसे होते हैं। अभी एक अच्छा हॉट टॉपिक चल रहा है कोरोना के वायरसेस सबसे पहले कंठ में जाके बढ़ जाते हैं, और कंठ से धीरे धीरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। कंठ में जैसे ही आए तो कुछ दिनों बाद आपको फीवर आ जाएगा, खांसी चल जाएगी, और धीरे धीरे आपके टेस्ट में अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो 14 दिन तो वैसे ही आप काम से गए। उसके बाद आपका क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी कंठ को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। ऐसे चरकाचार्य जी ने जो 10 प्राणायातन उसमें एक बताया है। 7वां बताया है रक्त, ब्लड। रक्त यानी ब्लड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चरकाचार्य जी ने बोला है कि अपने शरीर के अंदर का एक्स्ट्रा अगर ब्लीडिंग भी हो गई है तब भी आपको मृत्यु आ सकती है या बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कोई ब्लेड ले लिए और यूँ हाथ के ऊपर मार दिया और कोई वेन या आर्टरी कट गई है, तो आपको ज़बरदस्त अगर ब्लीडिंग होती है तो भी आपके प्राण हरण हो सकते हैं। कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कुछ नहीं लगा आपको, बाहर से बॉडी बिल्कुल सेम ऐसी दिखती है, लेकिन जो मूर्छा आके गिर जाता है, कहीं तो भी ब्रेन में, कहीं तो भी ज़बरदस्त इंजरी आ जाती है जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और वहीं आपको मूर्छा आके मृत्यु आ सकता है। इसलिए रक्त को चरकाचार्य जी ने 10 प्राणायातम में गिना है। 7वां है शुक्र। शुक्र यानी अपने सप्त धातु में से 8वां धातु बोला गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी सभी धातुओं का जो सार होता है उसको शुक्र धातु बोला गया है। अपने शरीर के अंदर का शुक्र धातु अगर कम हो जाता है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, ऐसा मेरा तो भी मानना है। चरकाचार्य जी भी बोला गया है कि अपने सप्त धातु में से सबसे आखिरी धातु जो होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो शुक्र धातु अपना एक सार होता है सब धातुओं का। उसकी अगर शरीर में कमी आ गई या कम हो गया तो आपको मृत्यु आना निश्चित है, या फिर ये कम हो गया तो आपको कोई बहुत बड़ा विकार आना या मूर्छित होना निश्चित है। जस्ट उसके लिए एक एग्जाम्पल देना देता हूँ। कोई 20 साल 25 साल का कोई लड़का या लड़की है तो उसमें नेचुरली एक पावर होता है। क्यों पावर होता है? कि उसके अष्ट धातु में जो शुक्र धातु है वो स्ट्रांग होता है, वो ज़्यादा होता है। 25 से 20 साल के अंदर या 30 साल के अंदर अंदर जवान कहलाता है, और उसके अंदर जो शुक्र धातु है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए वो स्ट्रांग कहलाता है और उसमें एक पावर होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है 40, 45, 50, 60 और 70 साल के बाद निश्चित ही आपके शरीर के अंदर वो जो शुक्र धातु है वो कम होना चालू हो जाता है। 70 साल में आप भी जानते हैं कि शुक्र की कमी हो जाती है, शुक्र धातु की कमी हो जाती है, और कई ऐसे रोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। जस्ट अभी कोरोना का फिर एक हॉट टॉपिक चल रहा है आपके पास। कोरोना के वायरसेस अगर अटैक करते हैं तो मरता कौन है? अटैक तो जवान और बूढ़े और 45 साल, 40 साल, 50, 60, 70 साल सभी को अटैक होता है, लेकिन मरते वही है जिनका पावर कम है। पावर कम है यानी क्या? जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनके पास शुक्र की धातु की कमी है, ऐसा ही अपन माना जाएंगे। उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है, उन्हीं लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उनको ही वेंटिलेटर पे चढ़ाया जा रहा है और वेंटिलेटर लगाना पड़ रहा है, फिर भी बहुत बार उनकी मृत्यु
हो रही है। इसका मेन कारण है कि जो उत्तर धातु बताया गया है, सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु की कमी होने के कारण या उसका नाश होने के कारण आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा चरकाचार्य ने जो बताया है। इसलिए उसका भी अपने को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और 10वां बताया है गुद, एनस पोर्शन। गुद मार्ग में ही कुंडलिनी जागृत करके मूलाधार चक्र बोला है उसको, और मूलाधार चक्र में अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपनी एनर्जी को अपन स्थापित कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको कोई रोग हो गया है, मूलाधार चक्र यानी एनएस का पोर्शन, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है, वहाँ प्राण हरण होने के चांसेस है। बहुत बार रेक्टम कैंसर हो जाता है। रेक्टम कैंसर हो गया तो उसको मेटास्टेसिस हो गया तो आपको वहाँ से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मूलाधार चक्र यानी गुद पोर्शन को बहुत महत्व दिया है। तो ये जो 10 प्राणायातन चरकाचार्य ने जो बताया है, उसका वैद्य को नॉलेज होना चाहिए। और वो उसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि ये 10 चीज़ें अपने को किस कारण से उपयोगी पड़ सकते हैं, उसको कैसा अपने ट्रीटमेंट में उसका फ़ायदा लेना चाहिए या उसको कैसे अपने को उपयोग में लाना है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 10 प्राणायातन बताने के बाद में चरकाचार्य जी ने और एक बात बताया गया है। 2 प्रकार के वैद्य होते हैं। एक तो होते हैं प्राणाभिसर वैद्य और दूसरे होते हैं रोगाभिसर वैद्य। प्राणाभिसर वैद्य किसको बोला है? जिसको ये 10 प्राण कहाँ बसे होते हैं उसका नॉलेज जिस वैद्य को है, जो वैद्य आयुर्वेद शास्त्र से पारंगत है, डायग्नोसिस करने का उसमें क्षमता अच्छी है, जो सक्सेसफुल डॉक्टर है, जो 5 इंद्रिय का नॉलेज रखता है, 5 इंद्रिया जिसको ज्ञात है और शास्त्र का पूर्ण अभ्यास किया हुआ है, उसका प्रयोग करना जानता है, वो ही सक्सेसफुल वैद्य है। और उसी वैद्य को प्राणाभिसर वैद्य बोला है। प्राणाभिसर वैद्य बोलने का कारण है कि वो वैद्य रोगी के प्राण को बचा सकता है, वो है प्राणाभिसर वैद्य। और दूसरा वैद्य बताया है रोगाभिसर वैद्य। अब रोगाभिसर वैद्य यानी रोगों को बढ़ाने वाला वैद्य। ऐसा वैद्य अपने को नहीं बनना है, अपने को बनना है प्राणाभिसर वैद्य। रोगाभिसर वैद्य यानी क्या? जो रोगों को बढ़ाता है। कोई किसी का छोटा सा रोग है, उसको अगर वो वैद्य को अगर नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो वो रोगी का रोग को ऐसी आड़ी टेढ़ी ट्रीटमेंट दे देगा जिससे वो रोग तो दुरुस्त नहीं होगा, कई और दूसरे तीसरे चौथे रोग तैयार हो जाएंगे। और ऐसे रोग अगर तैयार हो गए तो रुग्ण निश्चित ही मृत्यु के करीब जाएगा, उसके प्रॉब्लम और बढ़ेंगे। तो रोगों को बढ़ाने वाला वैद्य यानी रोगाभिसर वैद्य जो अपने को नहीं बनना है, अपने को बनना है प्राणाभिसर वैद्य, जो लोगों को प्राण बचाए, वो है प्राणाभिसर वैद्य। तो आज के टॉपिक में अपन 3 बातें पढ़े हैं। 10 प्राणायातम, दूसरा है प्राणाभिसर वैद्य और तीसरा है रोगाभिसर वैद्य जो अपने को नहीं बनना है। धन्यवाद। और अब थोड़ी सी एक कहानी, थोड़ी कॉमेडी कर लेता हूँ मैं। यमराज और वैद्य ये दोनों में कुछ साम्यता है, लेकिन ये बताया गया है कि यमराज से भी वैद्य कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस बनता है। जो रोगाभिसर वैद्य अभी आपको बताया है वो यमराज से भी ज़्यादा डेंजर होता है। यमराज तो रोगों के प्राण हरण करता है, लेकिन रोगाभिसर वैद्य रोगी के प्राण हरण तो करता ही है, साथ में अर्थ भी हरण करता है, मतलब उसका पैसा भी लेके जाता है और प्राण भी लेके जाता है। वो होता है रोगाभिसर वैद्य। तो अपने को बनना है प्राणाभिसर वैद्य। धन्यवाद। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीख मिल गई है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप भी इस टाइप का सभी शास्त्रों का नॉलेज अच्छे से रखें और आप एक सक्सेसफुल वैद्य बने। धन्यवाद।